सर हम थिन कैपिटलाइजेशन सेक्शन 106 के प्रोविजन डिस्कस कर रहे थे और आज के इस डिस्कशन में हमने थिन कैपिटलाइजेशन के सेक्शन से पर्टेनिंग एक इलस्ट्रेशन, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, एक आईकेएफ के पास्ट पेपर का क्वेश्चन कवर करना है। तो हमारे पास विंटर 2004 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 5 है और 13 मार्क की वेटेज इस सवाल की। काफी पुरानी अटेम्प्ट का सवाल है, लेकिन इस सवाल में थिन कैपिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट सेक्शन 106 की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन टेस्ट की गई है। इसे रीड करते हैं और सॉल्व करते हैं। सवाल को रीड करने से पहले मैं सवाल के रिक्वायरमेंट को रीड करता हूँ। तो रिक्वायरमेंट में कहता है कि कंप्यूट इंटरेस्ट एक्सपेंस अलाउड एंड डिसअलाउड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2021 विद रिस्पेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ थिन कैपिटलाइजेशन। तो ऑब्वियसली सवाल में हमें एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ग्रुप स्ट्रक्चर दिया हुआ है और कुछ डेट्स वगैरह की डिटेल दी हुई है, जिसमें से हमें ये आइडेंटिफाई करना है, ये कैलकुलेट करना है कि कितना इंटरेस्ट हमें अलाउ होगा, डिसअलाउ होगा एज पर द प्रोविजंस, एज पर द सेक्शन ऑफ थिन कैपिटलाइजेशन। अब सवाल को रीड करते हैं। कहता है एबीसी लिमिटेड अ फॉरेन कंट्रोल रेजिडेंट कंपनी। एबीसी लिमिटेड अ फॉरेन कंट्रोल रेजिडेंट कंपनी। इस सवाल में हमारे पास एक टैक्स पेयर एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, और इन्होंने हमें डायरेक्टली बता दिया, खुद ही बता दिया कि ये जो एबीसी लिमिटेड है ये एक फॉरेन कंट्रोल रेजिडेंट कंपनी है। एबीसी लिमिटेड अ फॉरेन कंट्रोल रेजिडेंट कंपनी इज द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न ओन्ड बाय इट्स ग्रुप कंपनी थ्रू इट्स एसोसिएट। द डिटेल ऑफ डेट ओन्ड बाय एबीसी लिमिटेड आर एज फॉलो। एक फॉरेन कंट्रोल रेजिडेंट कंपनी है एबीसी लिमिटेड, जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न यानी कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और इसको जो है ना ओन किया जाता है, इसको फाइनेंस किया जाता है बाय इट्स ग्रुप कंपनीज थ्रू इट्स एसोसिएट्स, यानी कि जो भी इसकी पेरेंट कंपनी या पेरेंट कंपनी की एसोसिएट्स हैं वो इसकी फाइनेंसिंग वगैरह अरेंज कर रही होती है। और हमें इस एबीसी कंपनी की कुछ डेट्स के हवाले से, कुछ बोर्डिंग्स के हवाले से इंफॉर्मेशन दी गई है। तो हमारे पास 3 लेंडर्स की तरफ डेट आ रही है। नंबर 1 एसोसिएटेड कंपनी ए, नंबर 2 एसोसिएटेड कंपनी बी एंड नंबर 3 नॉन एसोसिएटेड कंपनी। इस एबीसी कंपनी, इस फॉरेन कंट्रोल रेजिडेंट कंपनी ने 3 लोगों से लोन लिया हुआ है। तो हमारे पास डेट्स की डिटेल कुछ इस तरह से आ रही है कि डेट एट 1 जुलाई 2020। हमारे पास इस सवाल में जो टैक्स ईयर है वो टैक्स ईयर 2021 है, और टैक्स ईयर 2021 अगर नॉर्मल टैक्स ईयर है, इसका मतलब है कि ये 1 जुलाई 2020 से लेकर 30 जून 2021 ये हमारा नॉर्मल टैक्स ईयर 2021 है। तो साल के पहले दिन इन तीनों लेंडर से हमारे पास 50 मिलियन, 18 मिलियन और 35 मिलियन की डेट साल के शुरू में आउटस्टैंडिंग थी। फिर हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है डेट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। इन तीनों लेंडर्स में से 2 लेंडर, एक एसोसिएटेड कंपनी ए और एक नॉन एसोसिएटेड कंपनी से हमने 15 मिलियन और 10 मिलियन की फर्दर लोन, फर्दर डेट एक्वायर किया। फिर हमारे पास डेट रिपे ड्यूरिंग द ईयर। हमने इन तीनों लेंडर्स को कुछ ना कुछ डेट रिपे भी किया है। तो इन तीनों लेंडर्स को हमने 20 मिलियन, 10 मिलियन और 50 मिलियन का डेट ड्यूरिंग द ईयर रिपे किया। और हमारे पास साल के आखिर में 30 जून 2021 के ऊपर इन तीनों लेंडर्स की डेट का आउटस्टैंडिंग अमाउंट आ रहा है। फिर हमें कहता है ऑल दी अबव डेट्स कैरिड इंटरेस्ट ऑफ 10%। इन तीनों डेट्स पे जो हमारा इंटरेस्ट है वो 10% है। नॉन एसोसिएटेड कंपनी owns the same amount of debt to another associated company which ABC Limited owns to non-associated company। अब जुमले में एक खास बात ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि नॉन एसोसिएटेड कंपनी, यानी कि इसकी बात की जा रही है, नॉन एसोसिएटेड कंपनी owes the same amount of debt to another associated company which ABC Limited owns to non-associated company। यानी कि ये कहना ये चाह रहा है कि हमने इन तीनों लेंडर से इतनी इतनी अमाउंट्स के लोन पूरे साल में एक्वायर किए, रिपे किया, आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट। तो ये जो नॉन एसोसिएटेड कंपनी है ना, इवन तो कि ये नॉन एसोसिएटेड कंपनी है, हमने नॉन एसोसिएटेड कंपनी से इतनी अमाउंट का लोन लिया, रिपे किया एंड सो, लेकिन ये नॉन एसोसिएटेड कंपनी सिमिलर अमाउंट ऑफ लोन, सेम अमाउंट ऑफ लोन एक्वायर करके बैठी है, लेकर बैठी है किसी एसोसिएटेड कंपनी से, यानी एबीसी लिमिटेड की किसी एसोसिएटेड कंपनी से। कौन सा लोन? वही लोन जो हम एक नॉन एसोसिएटेड कंपनी से लेकर बैठे हुए हैं। यानी कि 2 लेंडर्स तो हमारे ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली इन्होंने सवाल में बता दिया कि एसोसिएटेड कंपनी है, एसोसिएटेड कंपनी भी है। तीसरा लेंडर हमारा नॉन एसोसिएटेड कंपनी है, लेकिन ये जो तीसरा लेंडर नॉन एसोसिएटेड कंपनी है, इसने किसी और हमारी एसोसिएटेड कंपनी से एक सेम अमाउंट ऑफ लोन लिया हुआ। अब हमने फॉरेन डेट की डेफिनेशन में क्या कवर किया था? फॉरेन डेट की डेफिनेशन में हमने कवर किया था कि एक ऐसा लोन जो एक फॉरेन कंट्रोल रेजिडेंट कंपनी अपने फॉरेन कंट्रोलर से ले, या फिर नॉन रेजिडेंट एसोसिएट ऑफ फॉरेन कंट्रोलर से ले, या फिर किसी ऐसे थर्ड पर्सन से ले जो कि हमारा फॉरेन कंट्रोलर ना हो, जो कि हमारा नॉन रेजिडेंट एसोसिएट ऑफ फॉरेन कंट्रोलर ना हो, कोई इंडिपेंडेंट थर्ड पर्सन हो, कोई नॉन एसोसिएटेड कंपनी हो। लेकिन वो नॉन एसोसिएटेड कंपनी हमारे फॉरेन कंट्रोलर की तरफ या नॉन रेजिडेंट एसोसिएट ऑफ फॉरेन कंट्रोलर की तरफ कोई सिमिलर अमाउंट या सेम अमाउंट ऑफ डेट ओन करती हो, तो ये नॉन एसोसिएट पर्सन की तरफ जो लोन है, जो थर्ड पार्टी की तरफ लोन है, ये भी हमारा फॉरेन डेट बन जाएगा। फिर आगे कहता है
प्रॉफिट ऑन डेट ऑफ associated company A and non-associated company are taxable in Pakistan at lower rate compared to corporate rate of tax applicable in Pakistan because of double taxation treaties. यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात कर रहा है, हमने फॉरेन डेट की डेफिनेशन में ये बात कवर की कि अगर एक फॉरेन कंट्रोल रेजिडेंट कंपनी ने अपने फॉरेन कंट्रोलर से लोन लिया हो, नॉन रेजिडेंट एसोसिएट ऑफ फॉरेन कंट्रोलर से लोन लिया हो, या किसी थर्ड पार्टी से लोन लिया हो और उस थर्ड पार्टी ने फॉरेन कंट्रोलर या नॉन रेजिडेंट एसोसिएट ऑफ द फॉरेन कंट्रोलर से लोन लिया हो, तो ये फॉरेन डेट बन सकते हैं। लेकिन फॉरेन डेट के लिए कुछ और कंडीशंस भी थी, और कुछ और कंडीशंस क्या थी कि जो भी हमारा फॉरेन डेट है, इस फॉरेन डेट के ऊपर जो हमने इंटरेस्ट पे करना, जो हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस है, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारे लिए एक अलाउबल डिडक्शन हो, यानी कि हमें इस इंटरेस्ट की एक्सपेंस डिडक्शन अलाउ हो रही हो। इंटरेस्ट की एक्सपेंस डिडक्शन अलाउ होने का मतलब है कि इंटरेस्ट के अगेंस्ट हमें टैक्स सेविंग अलाउ रही होगी। और जिस लेंडर को हम ये इंटरेस्ट पे करें, जिस लेंडर को हम ये इंटरेस्ट का अमाउंट इंटरेस्ट इनकम के तौर पे करेंगे, ये इंटरेस्ट इनकम उस लेंडर के हाथों में डिस्टांट टैक्स लॉ के हिसाब से या तो चार्जेबल टैक्स ही ना बन रहा हो, एग्जेम्प्ट हो या चार्जेबल टैक्स ही ना हो, या फिर कॉर्पोरेट रेट से लोअर रेट पे चार्जेबल टैक्स हो, या फिर कॉर्पोरेट रेट से लोअर रेट पे चार्जेबल टैक्स हो। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉरेन कंट्रोल रेजिडेंट कंपनी के हाथों में एज ए एक्सपेंस क्लेम भी हो, और जो भी फॉरेन लेंडर है, जो भी लेंडर है, उसके पास ये जो इंटरेस्ट इनकम है, या तो ये पाकिस्तान टैक्स लॉ के तहत टैक्स ही ना हो रही हो, या फिर पाकिस्तान लॉ के तहत टैक्स हो भी रही है तो लोअर देन कॉर्पोरेट रेट पे टैक्स हो रही है, तो फिर ये डेट फॉरेन डेट बन जाएगी। हमें इस सवाल में 3 लेंडर्स का जिक्र किया है, एसोसिएटेड कंपनी ए, एसोसिएटेड कंपनी बी और एक नॉन एसोसिएटेड कंपनी जिसने हमारी किसी एसोसिएटेड कंपनी से सेम अमाउंट का लोन लिया। लेकिन फिर कहता है कि जो प्रॉफिट ऑन डेट ऑफ एसोसिएटेड कंपनी ए एंड नॉन एसोसिएटेड कंपनी आर टैक्सेबल इन पाकिस्तान एट लोअर रेट। इन 3 रेट्स में से जो भी इन तीनों लेंडर्स के पास इंटरेस्ट इनकम आ रही है, इसमें से एसोसिएटेड कंपनी ए और नॉन एसोसिएटेड कंपनी के हाथों में, एसोसिएटेड कंपनी ए और नॉन एसोसिएटेड कंपनी के हाथों में जो इंटरेस्ट इनकम आ रही है, ये कॉर्पोरेट रेट से लोअर रेट पे टैक्स हो रही है ड्यू टू हैविंग सम डबल टैक्सेशन ट्रीटीज। तो इसका मतलब है कि अगर मैं फॉरेन डेट की डेफिनेशन अप्लाई करूं, तो एसोसिएटेड कंपनी ए से जो हमने लोन लिया है, ये हमारे लिए फॉरेन डेट है। नॉन एसोसिएटेड कंपनी से जो हमने लोन लिया है, ये हमारे लिए फॉरेन डेट है। एसोसिएटेड कंपनी बी के इंटरेस्ट के हवाले से कुछ भी सवाल में नहीं बताया, लेकिन एसोसिएटेड कंपनी ए और नॉन एसोसिएटेड कंपनी के लोन के हवाले से स्पेसिफिकली बताया है कि इन दोनों के हाथों में जो इंटरेस्ट इनकम आ रही है, ये पाकिस्तान में लोअर देन कॉर्पोरेट रेट पे टैक्स हो रही है। तो अगर एसोसिएटेड कंपनी बी के लोन के बारे में कुछ भी नहीं बताया, तो हमारे इस सिनेरियो में सवाल के डेटा को देखते हुए, सवाल की इंफॉर्मेशन को देखते हुए अजम्पशन क्या होगी? अजम्पशन ये होगी कि एसोसिएटेड कंपनी बी का जो लोन है, वो लेंडर के हाथों में नॉर्मल कॉर्पोरेट रेट पे टैक्स हो रहा है। वो लेंडर के हाथों में इस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट इनकम आ रही है, वो नॉर्मल कॉर्पोरेट रेट पे टैक्स हो रही है। और अगर वो नॉर्मल कॉर्पोरेट रेट पे टैक्स हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये लोन अब फॉरेन डेट कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये लोन फॉरेन डेट कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि एसोसिएटेड कंपनी बी के हाथों में जो इंटरेस्ट इनकम है, वो कॉर्पोरेट रेट पे टैक्स हो रही है। सवाल में ये नहीं लिखा हुआ कि ये कॉर्पोरेट रेट पे टैक्स हो रही है, लेकिन सवाल में ये बताया है कि एसोसिएटेड कंपनी ए और नॉन एसोसिएटेड कंपनी के हाथों में जो इंटरेस्ट इनकम है, वो लोअर रेट पे टैक्स हो रही है। इसके बारे में कोई बात ही नहीं की। तो ऑब्वियसली यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को देखते हुए अजम्पशन क्या बन रही है? अजम्पशन यही बन रही है कि इसके हाथों में जो इंटरेस्ट इनकम आ रही है, वो कॉर्पोरेट रेट पे टैक्स हो रही है, और चूंकि इसके हाथों में इंटरेस्ट इनकम कॉर्पोरेट रेट पे टैक्स हो रही है, तो अब ये लोन फॉरेन डेट कंसिडर नहीं किया जाएगा। फिर हमें सवाल में आके कहता है डिटेल्स ऑफ द शेयर होल्डर इक्विटी ऑफ एबीसी लिमिटेड इज एज फॉलो। हमारे पास इस फॉरेन कंट्रोल रेजिडेंट कंपनी एबीसी लिमिटेड की इक्विटी के हवाले से शेयर कैपिटल और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का नंबर अवेलेबल है। साल के शुरू में कितना शेयर कैपिटल था, साल के शुरू में कितना शेयर कैपिटल और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में इंक्रीज आया, और साल के आखिर में क्या शेयर कैपिटल और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का नंबर रह गया है। हम ये बात जानते हैं कि थिन कैपिटलाइजेशन के केस में जो हम फॉरेन डेट अलाउड या फॉरेन डेट डिसअलाउड कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए जो इक्विटी का कंपैरिजन है, फॉरेन इक्विटी का नंबर साल के शुरू में, साल के पहले दिन, बिगिनिंग ऑफ द टैक्स ईयर पे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये नंबर्स एक तरीके से हमारे लिए रेलेवेंट ही नहीं है। हमारे लिए जो फॉरेन इक्विटी के नंबर्स वर्कआउट होंगे, वो हम एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर कैलकुलेट करेंगे। फिर आगे कहता है प्लीज नोट दैट शेयर कैपिटल वाज इंक्रीज्ड ऑन 1 जनवरी 2021, यानी कि इस 4 मिलियन की बात कर रहा है। ग्रुप कंपनी थ्रू इट्स एसोसिएटेड कंपनी ओन 75% शेयर होल्डिंग ऑफ एबीसी लिमिटेड। जो ग्रुप कंपनीज है, यानी कि जिस ग्रुप का हम पार्ट है, ग्रुप कंपनीज, हमारी पेरेंट कंपनीज और उनकी एसोसिएटेड कंपनीज मिला जुलाकर एबीसी लिमिटेड में 75% की शेयर होल्डिंग ओन करती है। आगे कहता है अनदर एसोसिएटेड कंपनी owed 5 million to ABC at 1st July 2020 which was repaid during the year। कहते हैं साल के पहले दिन कोई और एसोसिएटेड कंपनी है
जो हमारी तरफ यानी कि जिसने हमसे लोन लिया हुआ है, एबीसी लिमिटेड से लोन लिया हुआ है कितने का, 5 मिलियन का, जो कि ड्यूरिंग द ईयर रिपे हो गया है। अब इस जुमले की क्या रेलेवेंस है, जुमले की क्या इंपॉर्टेंस है? सर हम जब फॉरेन इक्विटी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कैलकुलेट करते हैं तो हम टोटल इक्विटी में से ये देखते हैं कि फॉरेन कंट्रोलर या नॉन रेजिडेंट एसोसिएट ऑफ द फॉरेन कंट्रोलर की कितनी इक्विटी है, और जो भी हमारे पास फॉरेन इक्विटी का नंबर आ जाता है इससे हम रिड्यूस कर देते हैं, इससे हम माइनस कर देते हैं कि अगर हमने एज अ फॉरेन कंट्रोल रेजिडेंट कंपनी किसी फॉरेन कंट्रोलर या किसी नॉन रेजिडेंट एसोसिएट ऑफ द फॉरेन कंट्रोलर की तरफ कोई लोन दिया हुआ है, कोई लोन हम ओन करते हैं, तो इससे हम अपनी फॉरेन इक्विटी के नंबर्स को कैलकुलेट करते वक्त एडजस्ट या माइनस कर रहे होंगे। तो ये हमने सवाल की सारी इंफॉर्मेशन, सवाल का सारा डाटा एक दफा प्रॉपर्ली रीड कर लिया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखें, सबसे पहले तो हम इसे सॉल्व करने के लिए फॉरेन इक्विटी का नंबर कैलकुलेट करना पड़ेगा, और फॉरेन इक्विटी का जो नंबर हम कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेट करते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द टैक्स ईयर, यानी कि फॉरेन इक्विटी का हम नंबर कैलकुलेट करेंगे 1 जुलाई 2020 पे। तो हमारे पास शेयर कैपिटल का अमाउंट अवेलेबल है। इस शेयर कैपिटल का अमाउंट साल के शुरू में कितना था? शेयर कैपिटल का अमाउंट था हमारे पास 8 मिलियन। फिर हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का नंबर अवेलेबल है एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, और स्टार्ट ऑफ द ईयर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना था हमारे पास? 6 मिलियन। तो 8 + 6 साल के स्टार्ट पे हमारे पास टोटल इक्विटी आ गई 14 मिलियन। साल के स्टार्ट में हमारे पास टोटल इक्विटी का नंबर आ गया 14 मिलियन। अब फॉरेन इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम परसेंटेज शेयर होल्डिंग, फॉरेन कंट्रोलर की, कि हमारे फॉरेन कंट्रोलर के पास हमारी कंपनी के कितने शेयर्स हैं, या फिर नॉन रेजिडेंट एसोसिएट ऑफ फॉरेन कंट्रोलर, हमारे फॉरेन कंट्रोलर के पास हमारी कंपनी के कितने शेयर्स हैं, या फिर हमारे फॉरेन कंट्रोलर के नॉन रेजिडेंट एसोसिएट के पास हमारी कंपनी के कितने शेयर होल्डिंग है। ये चीज इन्होंने हमसे कैलकुलेट नहीं करवाई, हमें सवाल में डायरेक्टली बता दिया है कि ग्रुप कंपनी थ्रू इस एसोसिएटेड कंपनी ओन 75% शेयर होल्डिंग ऑफ द एबीसी लिमिटेड। तो हम इसे 75% से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 14 मिलियन की टोटल इक्विटी का 75% ले लेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 14 इंटू 75%, ये आ गया हमारे पास 10.5, ये आ गया हमारे पास 10.5। अब ये 10.5 का जो नंबर है ये हमारी फॉरेन इक्विटी नहीं है, इस फॉरेन इक्विटी से लेस करेंगे डेट ओ टू एफसीआरसी बाय नॉन रेजिडेंट एसोसिएट ऑफ फॉरेन कंट्रोलर, बाय नॉन रेजिडेंट एसोसिएट ऑफ द फॉरेन कंट्रोलर, कि अगर हम एज अ फॉरेन कंट्रोल रेजिडेंट कंपनी अपने फॉरेन कंट्रोलर के किसी नॉन रेजिडेंट एसोसिएट को कोई लोन देकर बैठे हैं तो इस अमाउंट को हम यहाँ से एडजस्ट करेंगे। और हमने कितना लोन दिया हुआ है? Another associated company owned 5 million to ABC at 1st July 2020 which was repaid during the year। तो वो साल के दरमियान में रिपे हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साल के शुरू में हमने एक फॉरेन कंट्रोलर की एसोसिएटेड कंपनी को कितना लोन दे रखा है? 5 मिलियन का। इस 5 मिलियन को हम यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, तो हमारे पास फॉरेन इक्विटी का नंबर आ जाएगा, और फॉरेन इक्विटी का नंबर आ गया हमारे पास 5.5। तो हमने फॉरेन इक्विटी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कैलकुलेट कर लिया, हमने फॉरेन इक्विटी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कैलकुलेट कर लिया, तो हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ फॉरेन इक्विटी का 3 टाइम्स कितना आ जाएगा? 5.5 मल्टीप्लाई बाय 3, 5.5 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हमारे पास आ गया 16.5, ये आ गया हमारे पास 16.5। और ये 16.5 हमने बेसिकली क्या कैलकुलेट किया है? ये हमारा अलाउड फॉरेन डेट, ये हमारा अलाउड फॉरेन डेट है कि इस 16.5 की हद तक जो भी हमारी फॉरेन डेट होगी, 16.5 की हद तक जो भी हमारी फॉरेन डेट होगी, इस पे हमें इंटरेस्ट एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा। जो भी इससे एक्सेस अमाउंट ऑफ फॉरेन डेट होगी उस एक्सेस अमाउंट पे हमें इंटरेस्ट अलाउ नहीं हो रहा होगा। तो हमने सबसे पहले फॉरेन इक्विटी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कैलकुलेट किया, फॉरेन इक्विटी का 3 टाइम्स किया, तो इतनी फॉरेन डेट हमें अलाउ है, इससे एक्सेस फॉरेन डेट के अगेंस्ट हमें इंटरेस्ट एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। अब हम ये वर्किंग करते हैं कि हमें पूरे साल में अपनी डेट्स के ऊपर कितना इंटरेस्ट इनकर करना पड़ा, कितना हमें इंटरेस्ट अलाउ होगा, कितना हमें इंटरेस्ट डिसअलाउ होगा। तो पहले तो मैं आसान वाला काम ये कर लेता हूँ कि जो लेंडर फॉरेन डेट है ही नहीं, जिस लेंडर का लोन फॉरेन डेट है ही नहीं, उस लेंडर के लोन के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ये कौन है? एसोसिएटेड कंपनी बी। एसोसिएटेड कंपनी बी का जो लोन है, जो डेट है, वो फॉरेन डेट ही नहीं है। तो हमारे पास एसोसिएटेड कंपनी बी, एसोसिएटेड कंपनी बी की साल के शुरू में 18 मिलियन की लोन है। 1 जनवरी 2021 पे हमने 10 मिलियन रिपे कर दिया, और चूंकि 10 मिलियन रिपे कर दिया तो फिर हमारा लोन 8 मिलियन का रह गया।
तो इसे मैं दो हिस्सों में बाइफरकेट कर देता हूँ कि पहले हमारे पास 18 मिलियन का लोन था 1 जुलाई 2020 से लेकर 1 जुलाई 2020 से लेकर कब तक, हमने 1 जनवरी 2021 पे लोन रिपे कर दिया। तो 1 जुलाई 20 से लेकर 1 जनवरी 2021 या 1 जनवरी 2021 से बेहतर है कि 31 दिसंबर 2020, क्योंकि हमने 1 जनवरी 2021 पे तो रिपे कर दिया। 18 मिलियन का लोन था 1 जुलाई 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक। फिर से 18 मिलियन में से 10 मिलियन हमने ये वाले रिपे किए, तो हमारा लोन कितना रह गया, 8 मिलियन। हमारा लोन कितना रह गया, 8 मिलियन। कब से कब तक, 1 जनवरी 21 से लेकर 30 जून 2021 तक, 30 जून 2021 तक। तो नंबर ऑफ डेज अगर मैं कैलकुलेट करूं 1 जुलाई 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक, तो ये बनते हैं 184 डेज। और नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करूं 1 जनवरी 21 से 30 जून 2021, तो ये बनेंगे हमारे पास 181 डेज। और इंटरेस्ट हमारा जो भी कैलकुलेट होगा, इन्होंने सवाल में बताया था कि इंटरेस्ट का जो रेट है वो हमारे पास सारी डेट्स के ऊपर सेम है, दैट इज 10%। तो 10% से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो सिंपली अगर मैं इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करूं 18 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 184 डिवाइडेड बाय 365, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.907 मिलियन। सारी वर्किंग रुपीज इन मिलियन में चल रही है, तो ये आ गया 0.907 मिलियन। और फिर एसोसिएटेड कंपनी बी का सेकंड 8 मिलियन इंटू 181 डिवाइडेड बाय 365 इंटू 10%, तो ये आ गया हमारे पास 0.397। ये हमने एसोसिएटेड कंपनी बी के लोन के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, और ये सारा का सारा इंटरेस्ट अलाउ होगा क्योंकि ये फॉरेन डेट है ही नहीं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं नॉट फॉरेन डेट, ये हमारी फॉरेन डेट ही नहीं है। इसके बाद अब हम आते हैं फॉरेन डेट पे। और फॉरेन डेट हमारे पास इस सवाल में, इस एग्जांपल में दो थी, एक वो जो हमने एसोसिएटेड कंपनी ए से ली और एक वो जो हमने नॉन एसोसिएटेड कंपनी से ली। देखें इन दोनों को मैं साथ वर्कआउट करूंगा, इन दोनों को मैं साथ वर्कआउट करूंगा क्योंकि ये दोनों फॉरेन डेट्स हैं। लिमिट से जितनी भी ज्यादा फॉरेन डेट होगी इतना इंटरेस्ट हमें एक्सेस डेट पे हमें इंटरेस्ट डिसअलाउ हो जाएगा। तो साल के शुरू में हमारे पास लोन का अमाउंट कितना था, 50 मिलियन और 35 मिलियन, तो ये हो गया 85 मिलियन। 50 प्लस 35, ये हो गया 85 मिलियन। कब से कब तक, सबसे पहले अगर आप गौर से देखें तो 1 जनवरी 21 पे हमने 15 मिलियन का लोन लिया, 1 फरवरी 21 पे हमने 10 मिलियन का लोन लिया, फिर 1 अप्रैल 21 पे हमने 20 मिलियन का लोन रिपे किया, और 1 जनवरी 21 पे हमने 15 मिलियन का लोन रिपे किया। गौर से देखिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। 1 जनवरी 21 पे आपने एसोसिएटेड कंपनी ए से 15 मिलियन का लोन लिया, और 1 जनवरी 21 पे ही 15 मिलियन का लोन रिपे कर दिया। एसोसिएटेड कंपनी ए से 15 मिलियन का लोन लिया 1 जनवरी 21 पे, 1 जनवरी 2021 पे। 1 जनवरी 2021 पे ही हमने 15 मिलियन नॉन एसोसिएटेड कंपनी के रिपे कर दिए। 15 मिलियन लिए, 15 मिलियन रिपे कर दिए, तो एक तरीके से नॉक ऑफ हो गया। मैं एक हाथ से 15 मिलियन ले रहा हूं, दूसरे हाथ से 15 मिलियन वापस कर रहा हूं, तो मेरे आउटस्टैंडिंग बैलेंस के अंदर कोई चेंज आया ही नहीं। उसके बाद फिर हमने 1 जुलाई 21 पे मजीद 10 मिलियन का लोन लिया। इसके बाद हमने 1 जुलाई 21 पे मजीद 10 मिलियन का लोन लिया, यानी कि ये जो 50 प्लस 35 85 मिलियन का लोन है, ये 1 जुलाई 2020 से लेकर 31 जनवरी 2021 तक का। 1 जुलाई 2020 से लेकर 31 जनवरी 2021 तक का। फिर इसके बाद क्या हुआ, हमने 1 जुलाई 21 पे 10 मिलियन का मजीद लोन लिया। जब हमने 1 जुलाई 21 पे 10 मिलियन का मजीद लोन लिया, तो हमारा टोटल बैलेंस कितना हो जाएगा, हमारा टोटल बैलेंस हो जाएगा 35 प्लस 10 95। कब से, 1 फरवरी 21 से, 1 फरवरी 21 से। 1 फरवरी 21 पे हमने मजीद 10 मिलियन का लोन लिया, तो हमारा जो बैलेंस है वो 95 मिलियन हो गया। अब तक हमने 1 अप्रैल 21 पे 20 मिलियन रिपे कर दिए, हमने 1 अप्रैल 21 पे 20 मिलियन रिपे कर दिए, यानी कि 95 का जो अमाउंट है, 95 का जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो 31 मार्च 21 तक आउटस्टैंडिंग रहा। 95 का जो अमाउंट है वो 31 मार्च 21 तक आउटस्टैंडिंग रहा। फिर हमने 1 अप्रैल पे 20 मिलियन रिपे कर दिया, तो हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना हो गया, 75। हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना हो गया, 75। कब से, 1 अप्रैल 21 से। और फिर उसके बाद कोई मजीद रीपेमेंट या मजीद लोन नहीं लिया, तो साल के आखिर तक 30 जून 21 तक हमारा यही आउटस्टैंडिंग बैलेंस रहा। ये एसोसिएटेड कंपनी ए
और नॉन एसोसिएटेड कंपनी का लोन है, एसोसिएटेड कंपनी ए और नॉन एसोसिएटेड कंपनी का लोन है जिसकी मैं कंबाइन वर्किंग कर रहा हूँ। मैं दोबारा से टाइमलाइन समझाता हूँ। देखो साल के शुरू में 50 और 85 मिलियन का लोन था। 1 जनवरी 21 पे एसोसिएटेड कंपनी ए से 15 मिलियन लिए, नॉन एसोसिएटेड कंपनी को सेम डेट पे 15 मिलियन रिपे कर दिए। तो ये 15 लिए, 15 रिपे किए, तो ये तो बैलेंस नॉक ऑफ हो गया, यानी कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस हमारा 85 मिलियन ही है। फिर 1 फरवरी 21 पे मजीद 10 मिलियन लोन लिया। तो मैंने अपनी वर्किंग में क्या किया है, 85 का लोन 1 जुलाई 20 से लेकर 31 जनवरी 21 तक। फिर हमने 10 मिलियन मजीद लिए 1 फेब पे, तो 1 फेब से लेकर 31 मार्च तक। 31 मार्च तक क्यों? क्योंकि हमने 1 अप्रैल पे 20 रिपे कर दिए। जब 1 अप्रैल पे 20 रिपे किया तो हमारा बैलेंस 75 हो गया 1 अप्रैल 21 से लेकर 30 जून 2021 तक। अब आप नंबर ऑफ डेज अगर काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ डेज यहाँ बनेंगे हमारे पास 215, 60 और 91। और इन नंबर ऑफ डेज के हिसाब से इतने आउटस्टैंडिंग लोन के ऊपर हम 10% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। 85 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 215 डिवाइडेड बाय 365, तो ये आ जाएगा 5 मिलियन। फिर हमारे पास 95 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 60 अपॉन 365, तो ये आ जाएगा 1.562। ये भी हमारे पास 5.006 है, 1.562। और फिर 75 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 91 डिवाइडेड बाय 365, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.87। ये हमने टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया उस डेट पे जो फॉरेन डेट नहीं है और उन डेट्स पे जो हमारे लिए फॉरेन डेट है। देखें फॉरेन डेट की लिमिट कितनी थी सर, हमारी फॉरेन इक्विटी बन रही थी 5.5, तो 5.5 का 3 टाइम्स फॉरेन डेट की लिमिट थी 16.5, यानी कि 16.5 मिलियन तक हमें फॉरेन डेट अलाउड है, 16.5 मिलियन तक हमें फॉरेन डेट अलाउड है। और अगर आप गौर करें तो फॉरेन डेट की कैलकुलेशन में जिन अमाउंट्स पे हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया ना, ये हमेशा ही 16.5 मिलियन से ज्यादा रहे। 6 महीने 7 महीने 85 मिलियन रहा, 2 महीने 95 मिलियन रहा, 3 महीने 75 मिलियन रहा, और हमारी लिमिट कितनी थी 16.5। इस सिनेरियो में अगर हम इंटरेस्ट एक्सपेंस अलाउड कैलकुलेट करें तो ये हम बड़ा सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से, जो हमारी फॉरेन डेट नहीं है, फॉरेन डेट नहीं कौन सी है, एसोसिएटेड कंपनी बी, तो इनका तो सारा का सारा इंटरेस्ट अलाउ होगा 0.907 प्लस 0.397, ठीक है। और जो हमारी फॉरेन डेट है, अब फॉरेन डेट का साल में किसी भी वक्त बैलेंस 16.5 मिलियन से कम हुआ ही नहीं है, हमेशा बैलेंस 16.5 मिलियन से ज्यादा था। हमें इंटरेस्ट कितने पे लाओगा, हमें इंटरेस्ट सिर्फ 16.5 मिलियन पे लाओगा, जो कि हमारा 3 टाइम्स ऑफ फॉरेन इक्विटी है। तो ये हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस अलाउड का नंबर कैलकुलेट हो जाएगा। ये हो जाएगा 16.5 मल्टीप्लाई बाय 10%, 1.65 एंड 0.907 प्लस 0.397, तो 1.304, और 1.304 प्लस 1.65, तो ये आ जाएगा 2.954। ये हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस अलाउड आ गया। जो लोन फॉरेन डेट है ही नहीं उस पर सारा इंटरेस्ट अलाउ हो गया, और जो फॉरेन डेट्स थी इस पे हमें सिर्फ लिमिट की हद तक 16.5 की हद तक इंटरेस्ट एक्सपेंस अलाउ। इसी तरीके से उन्होंने हमसे कहा था कि हमें ये भी कैलकुलेट करना है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस डिसअलाउड, कितना इंटरेस्ट हमारा डिसअलाउ होगा, इसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे? जो हमारे पास फॉरेन डेट्स हैं इन पे कितना इंटरेस्ट बन रहा है। फॉरेन डेट्स पे हमारे पास ये 3 इंटरेस्ट के नंबर्स थे, 5.006 प्लस 1.562 प्लस 1.87। तो टोटल फॉरेन डेट्स के ऊपर जो हमारा इंटरेस्ट बन रहा है वो बन रहा है 5.006 प्लस 1.562 प्लस 1.87। ये आ रहा है हमारे पास 8.438। फॉरेन डेट्स के ऊपर हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा है 8.438। और फॉरेन डेट्स पे हमें कितना इंटरेस्ट अलाउ होगा ये हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया। चूंकि 16.5 मिलियन की फॉरेन डेट अलाउड थी, तो 16.5 मिलियन की फॉरेन डेट पे जो हमारा इंटरेस्ट अलाउड बन रहा था दैट इज 1.65। तो इस फॉरेन डेट के इंटरेस्ट से अगर मैं लेस कर दूं इंटरेस्ट
allowed on foreign debt that is 1.65. 1.65 माइनस करने के बाद हमारे पास इंटरेस्ट का डिसअलाउड पोर्शन आ जाएगा दैट इज 8.438 माइनस 1.65, ये आ गया हमारे पास 6.788। तो यहां तक हमारा ये सवाल कंप्लीट हुआ जाता है। हमने साल के स्टार्ट पे फॉरेन डेट फॉरेन इक्विटी कैलकुलेट की, 3 टाइम्स ऑफ फॉरेन इक्विटी हमारा फॉरेन डेट की लिमिट आ गई। इंटरेस्ट की वर्किंग की, जो लोन फॉरेन डेट था ही नहीं उस पर सारा इंटरेस्ट अला हुआ, जो लोन फॉरेन डेट था उस पर 3 टाइम्स ऑफ इक्विटी के हद तक इंटरेस्ट अला हुआ, एक्सेस अमाउंट पे जो भी इंटरेस्ट बन रहा था ये हमारा डिसअलाउड। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं। आज की इस गुफ्तगू को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।